नमस्कार। गत अध्याय में हमने हिंदी साहित्य का इतिहास, रीतिकाल के बारे में अथवा उत्तर मध्य काल की जो नामकरण दिए गए थे या नामकरण द्वारा विभिन्न विद्वानों द्वारा अपने अपने मतानुसार या अपने अपने विवेक के अनुसार जिन नामों से संबोधित किया गया, उन नामों की उपयुक्तता क्या रही या उस नाम की औचित्यता क्या रही, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करेंगे इसी मध्यकाल का, जो पूर्व मध्यकाल जिसे हम भक्तिकाल के नाम से जानते हैं, और उत्तर मध्यकाल जिसे कि हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं, जिसकी समय सीमा 1700 से 1900 विक्रमी संवत मानी जाती है। तो उस रीतिकाल की समय सीमा क्या रही? समय सीमा अर्थात कब से रीतिकाल का प्रारंभ माना जाए और कब उसे उसका अंतिम समय माना जाए, उसके पश्चात किसी दूसरे युग का आविर्भाव माना जाए, इन सभी का अध्ययन हमारे आज का मुख्य विषय होगा। जिस प्रकार इस कालखंड की, इस युग की नामकरण की विभिन्न समस्याएं रहीं, वही समस्याएं कालखंड को लेकर भी रही। अधिकांश विद्वानों ने जैसे रीतिकाल नाम संबोधित किया है या रीतिकाल के नाम से जाना जाता है, तो कब इस काल का प्रारंभ माना जाए और कब इस काल का परिसमाप्ति मानी जाए या उसका अंत माना जाए, ये हमने अध्ययन कर लिया है। या ये हम सभी जानते हैं कि साहित्य की कोई भी प्रवृत्ति हो, वह न तो अचानक से उसका आविर्भाव होता है और न ही अकस्मात उसकी समाप्ति होती है। हम यह नहीं कह सकते कि इस समय से पहले भक्तिकाल था और इस समय के या इस सन के पश्चात रीतिकाल का प्रारंभ हो गया, या इस समय तक रीतिकाल का प्रारंभ हुआ और इस समय रीतिकाल का अंत हो गया। कोई भी साहित्यिक प्रवृत्ति ना ही अचानक विलुप्त होती है, ना ही अचानक वह सामने आती है। उस प्रवृत्ति की विशेषताएं 10-15 साल पहले भी होती हैं, उसके बाद भी हमें दिखाई देती हैं। अचानक से ना तो वो प्रारंभ होती हैं और ना ही वो लुप्त होती हैं। तो जैसे आदिकाल की प्रवृत्तियों के अंतर्गत हमने देखा कि वीर रस की जो आदिकाल की प्रवृत्ति रही है, वह भक्तिकाल के पश्चात भी रही है, अर्थात भक्तिकाल में भी हमें वीरता की प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। उसी प्रकार भक्तिकाल का जब प्रारंभ हुआ और भक्तिकाल में जिस प्रकार से भक्ति की रचनाएं प्रारंभ हुई, तो भक्ति की रचनाएं रीतिकाल आने के पश्चात भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई। स्नेह स्नेह वह प्रवृत्तियां दूसरी प्रवृत्तियों में तब्दील हो गई और उनकी जगह रीति की प्रवृत्तियों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। इस प्रकार कोई भी रचना ना ही शुरुआत से उसका कि इसी युग के पश्चात ऐसी प्रवृत्तियां शुरू हो गई या इसके पश्चात ये प्रवृत्तियों की समाप्ति हो गई, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो नामकरण का मुख्य आधार वही होता है कि उस समय सीमा में किस प्रवृत्ति की प्रधानता रही, उसी के आधार पर उसका समय सीमा मानी जाती है, या उस समय सीमा में प्रवृत्तियां कौन सी अधिक प्रबल रही, उसी आधार पर काल सीमा का निर्धारण किया जाता है। अब जैसे हम देखते हैं कि पूरे भक्तिकाल में भक्ति की प्रधानता रही, चाहे वह कृष्ण की भक्ति रही हो, चाहे वह राम की भक्ति रही हो, निर्गुण भक्ति रही हो, किसी भी रूप में भक्ति की ही प्रधानता रही। अतः उस युग को या उस कालखंड को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। और यह प्रवृत्ति 1375 ईस्वी संवत से लेकर 1700 तक मानी जाती है। अतः इस युग को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। हम यह भी देखते हैं कि भक्ति मूल प्रवृत्ति होने के बाद भी रीति काव्य की रचनाएं या रीति काव्य के जो बीज हैं, उसका प्रस्फुटन हमें इसी युग में दिखाई देने लगा था। कृष्ण काव्य को जब हम देखते हैं तो कृष्ण काव्य की जो मधुरा भक्ति है, जो राम काव्य की जो मधुरा भक्ति है, या आगे चलकर उसमें भी जो रसिक प्रवृत्ति आती हैं, वहीं से रीतिकाल की श्रृंगारिक रचना के बीज हमें दिखाई देते हैं या वो बीज हमें देखने को मिलते हैं। या रीतिकाल में जिन लक्षण ग्रंथों की रचना की गई, जैसे देव कवि ने, मतिराम कवि ने, या अन्य जो कवि हुए हैं पद्माकर, जिन्होंने जिन लक्षण ग्रंथों की रचना की है, उनका सूत्रपात भी भक्तिकाल में ही हो गया था, या उनके संकेत हमें भक्तिकाल में ही दिखाई देने लगे थे। जैसे सूरदास की साहित्य लहरी, नंददास की रसमंजरी, कृपाराम की हित तरंगिनी, गंग कवि आदि उनकी सभी रचनाएं जो कि
भक्ति काल के ही कवि हैं, परंतु इस युग की रचनाओं में रीति ग्रंथों की रचना प्रारंभ कर दी थी। अतः 16वीं शताब्दी में या 17वीं शताब्दी से पूर्व के जो समय सीमा है, उस युग में ही हमें रीति ग्रंथों की एक प्रणाली या एक परंपरा हमें दिखाई देती है। आचार्य केशव, जिन्होंने रसिक प्रिया की रचना की 1591 ईस्वी में, 16वीं शताब्दी थी वह, उस समय में रस को आधार बना करके, रसों के ऊपर या लक्षण ग्रंथ को आधार बिंदु बनाकर शिक्षा बिंदु दी या अपने ग्रंथों की रचना की, वही से हमें रीति की विवेचना दिखाई देती है। अतः केशव समय सीमा में भक्ति काल के उत्कृष्ट काल के कवि माने जाते हैं, परंतु प्रवृत्ति के आधार पर या काव्य की विशेषताओं के आधार पर उन्हें हम रीतिकाल में ही मानते हैं। इसके अलावा कृपाराम की जो हित तरंगिनी है, उसमें भी हमें रीति की विवेचना या रीति ग्रंथों की जो परंपरा है, जो परिपाटी है, उसके लक्षण हमें दिखाई देने लगे थे। तो इस प्रकार इस युग का जो समय सीमा है या समय का जो प्रारंभ कब से माना जाए, उसमें भी मतभेद दिखाई देता है, क्योंकि कुछ विद्वान कृपाराम को हिंदी साहित्य के रीतिकाल का प्रारंभ मानते हैं और कुछ केशव को। तो इस प्रकार केशव को अगर रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाए तो 16वीं शताब्दी से माना जाएगा। केशव के पश्चात 50 या 60 वर्षों के पश्चात चिंतामणि ने रीतिकाल की रचनाओं की प्रवृत्तियों को प्रारंभ किया था। तो इस प्रकार अगर केशव को निर्धारित माना जाए रीतिकाल की समय सीमा में, तो इस प्रकार जो 16वीं शताब्दी का प्रारंभ का समय है, उसे प्रस्तावना कहा जाता है कि वहाँ रीतिकालीन काव्यों की एक बीज रूप में परंपरा की या प्रवृत्तियों की शुरुआत होती है या उसका प्रारंभ होता हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार सूरदास की साहित्य लहरी से, नंददास की रसमंजरी से या कृपाराम की हित तरंगिनी से इस युग की प्रवृत्तियाँ प्रारंभ होती हैं और वहीं से रीतिकाल का प्रारंभ माना जाता है। या जो श्रृंगार काल नाम दिया गया, उस आधार पर विवेचना करें तो हम देखते हैं कि जो श्रृंगार काल नाम दिया गया, तो श्रृंगारिक रचनाओं की जो प्रवृत्तियाँ हैं या श्रृंगार के जो बीज हैं, वह भी हमें भक्ति काल के अंतिम चरण में दिखाई देते हैं। अतः इस प्रकार इस तरह से हम अध्ययन करते हैं तो यह पाते हैं कि कोई भी साहित्यिक प्रवृत्ति न तो अकस्मात समाप्त हो जाती है और न ही वह शुरू होती है। स्नेह उसका विकास होता है और स्नेह ही वह अंतिम परिणति को प्राप्त होती है। वह धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है, उसका ह्रास होने लगता है और उसके स्थान पर नई धारा जन्म ले लेती है या नई प्रवृत्तियाँ पनप कर सामने आती हैं। इस प्रकार रीतिकाल का प्रारंभ 16वीं या 17वीं शताब्दी माना जाता है और जब 19वीं शताब्दी के अंत में जब अंग्रेज़ों का शासन आया और आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ, कविता के क्षेत्र में भी नए नए विषय आने लगे और जहाँ से भारतेंदु युग की शुरुआत होती है, तो कवि का क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन आता है। एक नवीन विकास, एक नवीन विषय और एक नई परंपरा उभर कर सामने आती है और उस काल को जागरण काल के नाम से जानते हैं। भारतेंदु युग के काल में भी यद्यपि रीतिकाल की श्रृंगारिक प्रवृत्तियाँ आगे चलती रही, तथापि उनकी प्रधानता नहीं रही। जिस प्रकार बहुतायत मात्रा में रीतिकालीन साहित्य जो रचा गया, जिसमें सभी में रीति की प्रधानता रही, श्रृंगार रस की प्रधानता रही, लक्षण ग्रंथों की प्रधानता रही, अलंकारों की प्रधानता रही, वैसी प्रधानता 19वीं शताब्दी में क्षीण होने लगती है, मुख्य रूप से कम होने लगती है। तो इस प्रकार से 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक का जो युग है या जो समय सीमा है, वो उस कालखंड के लिए उपयुक्त प्रतीत होती हैं। यहाँ हम यह नहीं कह सकते कि 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही रीतिकाल का प्रारंभ हुआ, उससे पहले नहीं हुआ, उसके लक्षण हमें पहले भी दिखाई देने लगे थे, परंतु प्रचुर मात्रा में या बहुतायत रूप में हमें 17वीं शताब्दी में ही दिखाई देते हैं और उसका अंत 19वीं शताब्दी में अचानक ही नहीं हो जाता, परंतु धीरे धीरे वो प्रवृत्तियाँ क्षीण होने लगती हैं,
कमज़ोर होने लगती हैं या उसकी प्रमुखता नहीं रह पाते। अतः 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक 200 वर्षों का जो इतिहास रहा, उसी युग में हमें सबसे ज़्यादा रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं। राज दरबारों में काव्य रचना करना, लक्षण ग्रंथों की रचना करना, श्रृंगार को प्रमुखता से स्थान देना या अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा का वर्णन करना, उनकी मनोवृत्ति के आधार पर काव्य रचना करना, ये जो मुख्य प्रवृत्तियाँ रही, ये 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य ही मानी जाती है। अतः रीतिकाल का प्रारंभिक जो बिंदु है वो 17वीं शताब्दी माना जाता है और अंतिम जो बिंदु है वह 19वीं शताब्दी माना जा सकता है।